नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्कॉलर्स अड्डा पर। और मैं देवेंद्र सोपा आज आपको कवर कराऊंगा इंग्लिश का सेक्शन। हमारा जो इंग्लिश का सेक्शन है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें हमारा जो कंटेंट है वो पहले से चल रहा है, जिसमें हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। उसमें से जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सभी के बारे में हमने समझा था। फिर हमने शुरुआत की थी हमारे फर्स्ट टॉपिक नाउन से, जिसके बाद हमने सेकंड टॉपिक प्रोनाउन कवर किया है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड टॉपिक हमने जो कवर किया था वो ऑब्जेक्टिव था। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉपिक वर्ब, ठीक है। वर्ब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई देखा जाए तो वर्ब है, क्योंकि अगर हम सेंटेंस में देखें, इंग्लिश में एक सेंटेंस की बेसिक फॉर्मेशन क्या होती है कि एक सेंटेंस में क्या क्या होना जरूरी है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट, है ना। बेसिक फॉर्मेशन ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हम इसमें से सब्जेक्ट को हटा सकते हैं, हम इसमें से ऑब्जेक्ट को भी हटा सकते हैं, बट हम किसको नहीं हटा सकते, कभी वर्ब को नहीं हटा सकते। तो वर्ब का होना जरूरी है, हर सेंटेंस में वर्ब आपको मिलेगा, ठीक है। यही से बात करते हैं वर्ब होती क्या है, ठीक है। वर्ब जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है भाई, क्रिया बोला जाता है ना। वर्ब क्या होती है, एक क्रिया होती है, ठीक है। एक डेफिनेशन से मिलता है, वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन, जो किसी पर्सन के बारे में कुछ बताने के काम है ना। अबाउट सम पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड एज अ वर्ब, है ना। या हम कहते हैं वर्ब इज अ वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग, जो हमको किसी पर्सन या किसी चीज के बारे में कुछ स्टेट करेगा कि वो क्या कर रहा है, वो कैसा है ना, जो हमको ये सब बताएगा वो क्या होगा, वो वर्ब। एग्जांपल फर्स्ट है अदिति लाफ्स, अदिति लाफ्स। तो याद रखना क्रिया क्या होगी, वर्ब क्या होगी, हम कह सकते हैं एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड ऐसा वर्ड जो किसको डिनोट करेगा, जो किसी न किसी एक्शन को डिनोट करे, जो किसी काम को, ना क्रिया का मतलब क्या होता है, काम, जो किसी काम को डिनोट करे वही क्रिया होगी, वही वर्ब होगा, चाहे कोई भी काम होगा। अदिति लाफ्स, तो यहाँ पर अदिति के द्वारा क्या काम किया गया, लाफ का, है ना। अदिति क्या हमारे पास नाउन है और लाफ क्या हमारे पास वर्ब है, ठीक है। द डॉग इज डेड, तो डॉग इज डेड क्या है हमारा, वर्ब होगा, है ना। द बॉयज आर ईटिंग फूड, आर ईटिंग क्या है हमारा, वर्ब होगा। क्लियर है। तो वर्ब जो भी काम किया जा रहा है, यहाँ बॉयज के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, खाने का, है ना, खाने का काम किया जा रहा है, ईटिंग, सो हमारा वर्ब है। क्लियर है। हम वर्ब को कहते हैं जैसे रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, टॉकिंग हो गया, सब क्या है हमारे पास वर्ब्स होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा एक वर्ब हमको क्या क्या बताती है, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को। वर्ब ये नहीं कहती खाली ये काम किया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है वही वर्ब होगी, नहीं, और भी चीजें वर्ब के अंदर इंक्लूड होती है। व्हाट अ पर्सन और अ थिंग डज, अगर मैं नॉर्मल से कहूँ व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, एक व्यक्ति एक चीज के द्वारा क्या किया जा रहा है, जो ये बताएगी वही वर्ब होगी। रमिता सिंग्स, सो रमिता के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, सिंग्स का, गाना गाने का। देखो आप देखते हैं इमेज में, रमिता सिंग्स, रमिता के द्वारा गाने का काम किया जा रहा है, तो क्या होगा वो हमारे पास, वो वर्ब होगा ना, सिंग्स वर्ब है। बॉयज रन क्विकली, बॉयज रन क्विकली, तो बॉयज के द्वारा क्या काम किया है, क्विकली वर्ब नहीं होगा, यहाँ पर रन वर्ब होगा, है ना, जो काम किया जा रहा है, ठीक है। सो व्हाट अ पर्सन थिंग डज, एक पर्सन या व्यक्ति चीज के द्वारा या एक व्यक्ति के द्वारा क्या काम किया जा रहा है वो वर्ब होती है। तो यहाँ पर रन क्या है, वर्ब और सिंग्स वर्ब। क्लियर। सेकंड देखो और क्या बताती है वर्ब, और वर्ब में टेल अस व्हाट इज डन टू अ पर्सन, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और अ थिंग, एक व्यक्ति या चीज को क्या किया गया है, उसके साथ क्या हुआ है, जो ये बताए वो भी वर्ब है। द चेयर इज ब्रोकन, द चेयर इज ब्रोकन, तो इस चेयर के साथ क्या हुआ है, इस चीज के साथ क्या हुआ है, ब्रोकन में टूट गई, तो ब्रोकन भी वर्ब है, याद रखना ब्रोकन भी। जैसे एग्जांपल फोटो में ये चेयर टूट गई है, तो क्या है हमारे पास, और इसका टूटना भी एक क्रिया है, वर्ब है ना। डिले इज पनिश्ड, ठीक है। व्हाट इज डन टू अ पर्सन, तो इस डिले को क्या किया गया, व्हाट इज डन टू डिले, है ना, इसको पनिश किया गया, सो पनिश्ड भी क्या होगा हमारे पास, वर्ब होगा। क्लियर है। ये पनिश्ड भी क्या होगा हमारे पास, वर्ब होगा। अच्छा, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, अगर मैं बात करूंगा एक व्यक्ति या जो वस्तु है वो है क्या, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो पर्सन और थिंग इज तो क्या है, डॉक्टर, मैंने बोला ही इज अ डॉक्टर, फोटो में ही इज अ डॉक्टर, है ना, वो डॉक्टर है, तो ये इसका डॉक्टर होना भी क्या है, इसका डॉक्टर होना भी वर्ब है ना। सो इज अ डॉक्टर वर्ब होगा। ग्लास इज ब्रिटल, ग्लास इज ब्रिटल, सो ग्लास इज ब्रिटल,
अच्छा, वर्ड मैंने भी क्या बोला, वर्ड ऑफ पर्सन और थिंग इज, वो है क्या। अब मैंने बोला ग्लास इज ब्रिटल, ब्रिटल का मीनिंग क्या होता है, नाजुक। ठीक है, वो ग्लास कैसे नाजुक, तो उसका नाजुक होना भी एक वर्ब है ना। हम इसको वर्ब्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। क्लियर है। तो एक व्हाट अ पर्सन और थिंग, बस एक व्यक्ति या वस्तु के द्वारा क्या किया गया है। व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, एक व्यक्ति को या चीज को क्या किया गया है ना। व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, एक व्यक्ति या वस्तु क्या है ना, जो ये सब हमको बताएगा वही वर्ब है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब। देखो मैं फटाफट कवर करवा रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतने इजी वे से समझाऊंगा इसको, है ना। काइंड्स ऑफ अ वर्ब, है ना, वर्ब के टाइप्स की बात करते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब हमारे पास कितने टाइप की है, वर्ब हमारे पास दो टाइप की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। सो ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब कि सकर्मक क्रिया, है ना, कैसी क्रिया है, सकर्मक। इनट्रांजिटिव वर्ब जिसको हिंदी में अकर्मक क्रिया कहा जाता है ना। अब यहाँ पर जो चेक किया जाता है वो हिंदी में क्या चेक करते हैं, सकर्मक या अकर्मक में डिफरेंस होता है, वो कर्म के आधार पर होता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज है ना। काइंड्स ऑफ वर्ब जो हमने चेक करनी है, हमने किस आधार पर चेक करनी है, हमने ये ऑब्जेक्ट के आधार पर चेक करनी है। ऑब्जेक्ट समझते होंगे, सेंटेंस की बेसिक फॉर्मेशन अभी बता के रहता हूं 2 मिनट पहले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ना। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीजें मिलकर क्या बताती है हमको, एक सेंटेंस बनाती है। ठीक है, सो ये ऑब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट कौन होता है, मैं सब्जेक्ट की बात करूं, सब्जेक्ट होता है कर्ता, काम को करने वाला। ठीक है, वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है क्रिया, जो काम किया जा रहा है। ठीक है, सो अच्छा ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म। मैंने बुलाया ना, सकर्मक क्रिया या कर्मक क्रिया किस आधार पर अलग होती थी, कर्म के आधार पर, है ना। तो यहां पर भी हमने वही चीज चेक करनी है, जो ऑब्जेक्ट है ना इसको कर्म बोलते हैं। कर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो है जिसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सब्जेक्ट जो होगा ये काम को करेगा, सब्जेक्ट किसी भी काम को करेगा, वो जो काम किया जा रहा है। ठीक है, काम को करने वाला सब्जेक्ट, उसके द्वारा जो काम किया गया वो वर्ब। अब ऑब्जेक्ट क्या है, इस काम के होने से जिसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, है ना। हमको पता है एवरी एक्शन एवरी एक्शन, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो हम कोई क्रिया कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई प्रतिक्रिया भी होगी। तो उस प्रतिक्रिया के होने से मतलब जिसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, एक वर्ब के होने से जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा वही क्या होगी हमारी, वही हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अब अगर सेंटेंस के अंदर ध्यान देना, सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो ट्रांजिटिव वर्ब, सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, इनट्रांजिटिव, है ना। जब हमारे पास याद रखना वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट गिवन होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट गिवन होगा तो ट्रांजिटिव। जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट गिवन ना हो, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो इनट्रांजिटिव। ठीक है, प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट एब्सेंट है तो इनट्रांजिटिव। ये तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं इनको डिटेल में। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब की बात करूंगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, देखो मैंने ये बोला वर्ब ऑब्जेक्ट का डिफरेंस पड़ेगा। अब वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, जिसको क्या चाहिए, जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए, विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। तो हम ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलेंगे, एक ऐसी वर्ब, एक ऐसी क्रिया जिसको अपने बाद एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट चाहिए, है ना। तो याद रखना जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है तो वहां पर क्या होती है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और इस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए अपने साथ, क्यों चाहिए, तो अपने सेंटेंस की सेंस कंप्लीट करने के लिए, प्रॉपर सेंटेंस को सेंस देने के लिए। ठीक है, एग्जांपल द मैन किल्ड द स्नेक, द मैन किल्ड द स्नेक। सो यहां पर द मैन सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है और स्नेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ध्यान से समझना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, द मैन किल्ड द स्नेक, तो द मैन भी नाउन है और स्नेक भी नाउन है। ठीक है, दोनों ही नाउन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। द मैन किल्ड द स्नेक, द मैन। अब ये काम किसके द्वारा किया गया, सांप को मारने का काम किसने किया, इस मैन, द मैन सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, इसके द्वारा क्या काम किया गया, मारने का, किलिंग का। सो किल्ड क्या हो गया हमारे पास, वर्ब हो गया। ठीक है, अब इस व्यक्ति के मारने से प्रभाव किसको पड़ा, किलिंग करने से प्रभाव किसको पड़ा, स्नेक को पड़ा ना। सो स्नेक क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट।
तो जिसको प्रभाव पड़े वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है ना, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट गिवन है, तो कैसा हो गया हमारे पास, ये ट्रांजिटिव है ना, एक ऐसी वर्ब हो गई ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। अच्छा, द बॉय ओपन द विंडो, द बॉय सब्जेक्ट, ओपन, ओपन मतलब वर्ब जो काम किया गया मेन, है ना, द विंडो ऑब्जेक्ट। सो इस बॉय के ओपन करने से प्रभाव किसको पड़ेगा, विंडो बंद थी, विंडो बंद थी, वो खुल गई, तो प्रभाव किसको पड़ा, विंडो को। सो विंडो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, सो ट्रांजिटिव। बस ये ध्यान देना, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव, है ना, अब आते हैं इंट्रांजिटिव को, ठीक है। A verb which does not require an object, a verb which does not require an object, एक ऐसी verb जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, which does not require an object, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, to complete its sense, ठीक है, सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ, लेकिन वो क्या कर लेती है, वो खुद ही उसकी एक अच्छी सेंस बनाती है। ध्यान से समझना, और वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मतलब कि वर्ब के बाद सेंटेंस खत्म, वर्ब के बाद कुछ नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो वर्ब के बाद कुछ नहीं है, व्हिच डज नॉट रिक्वायर, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, टू कंप्लीट इट्स सेंस, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सेंस कंप्लीट कर रहा है, इसको सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, पर ये क्या करती है, ये खुद ही अपने आप ही एक अच्छी सेंस बना लेती है ना, इट मेक्स अ गुड सेंस बाय इटसेल्फ, सो इट इज कॉल्ड अ इंट्रांजिटिव, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। द मैन डाइड, द मैन सब्जेक्ट, डाइड क्या है, वो मरना, वर्ब है, तो क्या ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इंट्रांजिटिव। द गर्ल स्माइल्ड, द गर्ल स्माइल, द गर्ल सब्जेक्ट, स्माइल उसका स्माइल करना वर्ब है, काम है, सो क्या ऑब्जेक्ट है, नहीं है, तो इंट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट एब्सेंट है तो इंट्रांजिटिव। क्लियर है, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव के बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है। अब थोड़ा सा ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो समझ लेते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं हिंदी में तो ये लिखा है, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स जैसे कि गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, है ना, इनको क्या चाहिए होते हैं, इनको दो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं। अभी तक तो कह रहा है एक ही बना थी ऑब्जेक्ट था, अब ये दो हो गई, है ना। सो ध्यान से समझना, जब दो ऑब्जेक्ट जैसे कि गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, ये वर्ब्स हैं सारे, है ना, इनको क्या लगता है, इनको दो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, है ना, इनको दो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, जिसमें क्या होगा, अब दो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो अब बात आ रही है, ध्यान देना, डबल ऑब्जेक्ट। अब मैं खाली ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूँ, ट्रांजिटिव में क्या था, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था, है ना, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था। अब ऑब्जेक्ट भी कैसा आ गया, डबल ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट का मतलब अब दो ऑब्जेक्ट आ गए सेंटेंस के अंदर। तो जब डबल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो डबल ऑब्जेक्ट में कितने ऑब्जेक्ट होंगे, तो है ना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ध्यान देना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक क्या होगा हमारे पास, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से समझो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, जिसके ऊपर डायरेक्ट प्रभाव, अच्छा ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है ना, एक वर्ब के अंदर प्रभाव पड़ता है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर प्रभाव डायरेक्टली नहीं पड़ रहा, इनडायरेक्ट, है ना, और दूसरा क्या है, डायरेक्ट, जिसके ऊपर प्रभाव बिल्कुल डायरेक्टली पड़ेगा। तो बस इतना याद रखना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा लिविंग होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, ये हमेशा लिविंग होगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन लिविंग होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन। अच्छा, मैं कोई काम करूंगा तो क्या मैं अपने ऊपर प्रभाव ज्यादा डालूंगा, नहीं डालूंगा ना, मैं हमेशा नॉन लिविंग चीज के ऊपर प्रभाव ज्यादा डालूंगा। तो याद रखना, एक पर्सन के या किसी चीज के काम करने से ना सबसे ज्यादा प्रभाव जो डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है वो नॉन लिविंग को पड़ता है, ठीक है, नॉन लिविंग को पड़ रहा है तो वो क्या होगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा,
अब कुछ ने कहीं प्रभाव, तो अब मान लो मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड, है ना, मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं। तो पहली चीज, प्रभाव किसको पड़ा? प्रभाव उस बोर्ड को पड़ा। तो मैं डायरेक्टली मैं उसके ऊपर लिख रहा हूं, तो डायरेक्ट प्रभाव उसको पड़ रहा है। वो क्या है? वो नॉन लिविंग है। सेकंडली, कुछ प्रभाव तो मेरे ऊपर भी पड़े। अब मैं लिख रहा हूं तो क्या होगा? मेरा हाथ थक जाएगा, मेरा हाथ मूवमेंट कर रहा है, थक जाएगा, तो सेकंडली प्रभाव तो मेरे को भी पड़ा, है ना। तो याद रखना, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जिसके ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ा, अभी वो डायरेक्ट था ना, तो क्या है? वो नॉन लिविंग है। और इनडायरेक्ट जिसके ऊपर कम प्रभाव पड़ रहा है, पड़ तो रहा है लेकिन कम, है ना, डायरेक्ट में ऐसे भी पड़ रहा है, तो वो क्या होता है? वो लिविंग, जैसे मैदा भी, है ना, सो लिविंग। सो क्या हो गया? दो ऑब्जेक्ट हो गए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट। इनडायरेक्ट हमेशा लिविंग होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन लिविंग होगा। क्लियर है? देखो यहाँ पर भी दिया है, दो टाइप के होते हैं, एक व्यक्ति सूचक, इनडायरेक्ट, ठीक है, व्यक्ति को सूचित करता है, व्यक्ति मतलब कि लिविंग, है ना। और एक वस्तु सूचक होता है जिसको डायरेक्ट बोलते हैं, वस्तु सूचक मतलब कि नॉन लिविंग वस्तुओं को, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं पहले, ठीक है। शी गेव मी एन एप्पल, मैंने इसको पहले ही अलग अलग क्लास में डिवाइड कर दिया, करने की जरूरत नहीं। शी गेव मी एन एप्पल, शी क्या है? सब्जेक्ट है। गेव क्या है? वो। मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एन क्या है? एप्पल, है ना। एन एप्पल क्या है? डायरेक्ट। अब समझना ध्यान से, शी गेव मी एन एप्पल एक सेंटेंस है, शी गेव मी एन एप्पल। शी सब्जेक्ट, काम को करने वाला कौन है? शी, है ना। शी ने एप्पल दिया तो शी क्या है? सब्जेक्ट। वो क्या काम किया करा उसने? देने का, सो वो गेव हो गई हमारी, ठीक है। अब उसने क्या चीज दी? एप्पल। एप्पल ऑब्जेक्ट है। सेकंड, किसको दी? मेरे को, मी। सो मी क्या है? मी भी तो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट्स है। अब मी कैसा है? लिविंग, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड एप्पल क्या है? नॉन लिविंग, तो डायरेक्ट। अब उसने एप्पल दिया मेरे को, तो सबसे पहला प्रभाव तो उस एप्पल को पड़ा। वो उसके हाथ में था, वो मेरे हाथ में आ गया, पहला प्रभाव एप्पल को पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे पास तो कुछ नहीं था, बट अब मेरे पास भी एप्पल है, तो दूसरा प्रभाव तो मेरे को पड़ा। ध्यान से समझना, प्रभाव यहाँ पर दोनों को पड़ रहा है, ठीक है। और याद रखना, देखो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया, तो याद रखना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले होगा, ठीक है। यहां पर है, द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी। द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी। द टीचर क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है। द टीचर क्या है? सब्जेक्ट, है ना, काम को करने वाला। टोल्ड क्या है? वो जो काम किया गया है। अस, ये है हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अस क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और स्टोरी क्या है? डायरेक्ट। अब समझना कैसे। द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी, टीचर ने मेरे को स्टोरी बताई, तो टीचर क्या होगी? काम को करने वाला, सब्जेक्ट हो गई, ठीक है। उसने क्या काम करा? बताने का, सो टोल्ड क्या होगा मेरा? वर्ब हो गया, ठीक है। उसने स्टोरी किसको बताई? अस, मेरे को तो प्रभाव तो मेरे को बड़ा ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसने क्या बताई? स्टोरी बताई, तो स्टोरी भी तो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक अस, एक स्टोरी। सबसे पहली चीज, ज्यादा प्रभाव किसको पड़ रहा है? डायरेक्ट। ज्यादा प्रभाव किसको पड़ रहा है? मेरे को पड़ेगा, है ना, हमको पड़ेगा या स्टोरी को पड़ेगा? स्टोरी को पड़ेगा ना। स्टोरी शुरू होगी और स्टोरी खत्म भी हो जाएगी, स्टोरी फिनिश होगी, खत्म होगी, तो प्रभाव तो पड़ा स्टोरी को, है ना। सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा स्टोरी को, ठीक है। सेकेंडली, दूसरा प्रभाव हमको भी पड़ेगा। अब वो स्टोरी अच्छी लगी, हमारी नॉलेज गेन हुई, है ना, हम खुश हो गए स्टोरी सुनकर, तो क्या है? वो हमारे पास भी प्रभाव पड़ा उसका। ये क्या हो गया हमारे पास? डबल ऑब्जेक्ट वाला कंडीशन है ना। है ट्रांजिटिव वर्ब, बट कैसी है? डबल ऑब्जेक्ट वाली। अब अस क्या होगा? लिविंग है, इनडायरेक्ट। और स्टोरी नॉन लिविंग है, तो डायरेक्ट होगा, ठीक है। विल यू मेक मी अ कप ऑफ कॉफी? विल यू मेक मी अ कप ऑफ कॉफी? देखो, विल यू, विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, मैं क्लियर कर दूं, विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले किया गया है क्योंकि क्वेश्चनिंग है, क्वेश्चनिंग में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, ठीक है। यू सब्जेक्ट है, मेक वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, और कप ऑफ टी भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। विल यू मेक मी अ कप ऑफ कॉफी? तो देखो, विल यू मेक मी अ कप ऑफ कॉफी, क्या तुम मेरे लिए एक चाय का कप बना दो? यही बोला गया ना, विल यू मेक मी अ कप ऑफ कॉफी। तो देखो, यू सब्जेक्ट हो गया, मेक बनाना वर्ब हो गया, ठीक है। क्या बनाना है? अ कप ऑफ कॉफी। तो कप ऑफ कॉफी बनानी, सबसे पहले इम्पैक्ट तो उसी को पड़ा, वो पानी था, पानी चीजें मिली, वो मिल मिलकर उनकी क्या बन गई? चाय बन गई। तो पहला प्रभाव तो किसको पड़ा सबसे ज्यादा? हमारे पास टी, है ना, कप ऑफ टी जो बन चुका है, जो बिल्कुल भी नहीं था और वो बन चुका है, तो उसको प्रभाव पड़ा। दूसरा, क्या उसके चाय के बनने से, है ना, उसको मेरे पास आने से क्या मेरे को भी प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा ना, वो अभी तक मेरे पास नहीं था। विल यू मेक मी, उन्होंने मेरे लिए बनाई चाय, तो मेरे पास तो आएगी, तो वो क्या है?
मेरे को प्रभाव पड़ेगा, बट कम, है ना, ज्यादा प्रभाव तो उस चीज को पड़ा जो डायरेक्टली बना है। तो अब आ गया समझ में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा लिविंग होगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। चलो ये चीज क्लियर है। अब याद रखना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है, बट ये हर कंडीशन में नहीं होता, है ना। कुछ ऐसी प्रेपोजिशन की कंडीशन आती है जहां पर ये आगे पीछे आते हैं। यहाँ देखेंगे, नोट, प्रेपोजिशन के लिए जब प्रेपोजिशन लगती है टू और फोर, दो प्रेपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है, तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जा सकता है। ठीक है, अभी क्या था देखो, पहले क्या थी, पहले इनडायरेक्ट था, समझा, पहले इनडायरेक्ट था फिर बाद में डायरेक्ट था, बट अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नीचे एग्जांपल्स भी देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ है, पहले, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है ना। ध्यान दो, अब शी गेव एन एप्पल टू, लेकिन मैंने वही सेंटेंसेस चेंज किया ताकि आपको इजीली समझ में आए, जो पहले थे ना सेंटेंसेस वही चेंज किए। शी गेव एन एप्पल टू मी, सो शी क्या है, सब्जेक्ट, गेव वर्ब है, एन एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है, टू मी भी ऑब्जेक्ट है, और टू क्या है, प्रेपोजिशन है भाई, टू क्या है हमारे पास, प्रेपोजिशन है। अब देखो टू लगने से क्या हो गया, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना वो पहले आ गया और इनडायरेक्ट बाद में चला गया। द टीचर टोल्ड अ स्टोरी टू अस, है ना, तो बीच में क्या लगा है, टू प्रेपोजिशन है, इसीलिए अ स्टोरी पहले आ गया और अस बाद में चला गया, मतलब डायरेक्ट पहले आ गया। तो याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम इनडायरेक्ट से पहले उसी कंडीशन में लिख सकते हैं जब बीच में क्या लगा होगा, प्रेपोजिशन, कौन सा, टू या फोर। जैसे विल यू मेक अ कप ऑफ कॉफी फॉर मी, है ना, सो फॉर लगने के कारण कप ऑफ कॉफी पहले चला गया और मी बाद में चला गया। ठीक है, तो याद रखना, वैसे तो क्या होगा हमेशा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, कंडीशन सही है बिल्कुल, बट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम इनको उल्टा भी कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, बीच में प्रेपोजिशन का यूज किया जाएगा, ये कंडीशन किससे हो जाएगी। ठीक है, अब हमने ट्रांजिटिव सीख लिया, इंट्रांजिटिव सीख लिया। चलो अगली चीज जो हमने पढ़नी है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, तो वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, ये शायद मैंने एक बार पहले क्लियर किया था, याद रखना, वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है। स्कूल में 3 पढ़ाई जाती है, हमने भी 3 पढ़ी होती है, बट वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है। एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, एक वर्ब ले लेते हैं नॉर्मल सी, गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोइंग, फोर्थ फॉर्म गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म गोज। ये हमारे पास 5 फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। ठीक है, वर्ब की 5 फॉर्म्स है, बट हम स्कूल में 3 ही क्यों पढ़ते हैं, है ना, हम 5 क्यों नहीं पढ़ते, इसके पीछे भी रीजन है, ध्यान से समझना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट, गोन, हम यहीं तक पढ़ते हैं, हम इनको नहीं पढ़ते। वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को नहीं पढ़ा जाता, क्यों। अच्छा, अगर कहीं पर ये लगा आ जाता है तो हम इसको पढ़ते किसमें है, हम इन दोनों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्यों, ये दोनों क्या है, याद रखना, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स याद रख लो, समझने की ज्यादा जरूरत है कि जो प्रेजेंट को डिनोट करे, हम जो प्रेजेंट नहीं है, तो गोइंग, आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूँ, प्रेजेंट है ना, ही गोज देयर, ये वहां जाता है, ये भी प्रेजेंट है। तो ये प्रेजेंट है, इसीलिए इन दोनों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो हम इन दोनों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर जैसे आईएनजी लग गया, एस लग गया, यूएस लग गया ना, जो आईएनजी वगैरह इसको गैरेंट वगैरह भी जाता है ना। ठीक है, याद रखना, तो इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंक्लूड करेंगे, जिसके अंदर आईएनजी, एस या ईएस लग जाएंगे। ठीक है, बाकी वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो हमारे पास चलेंगे। तो याद रखना, हमने वर्ब की टोटल 5 फॉर्म्स है, बट हमने कितनी पढ़नी, हमने भी 3 ही पढ़नी, स्कूल में पढ़ाई जाती है। ठीक है, याद रखना, कहीं पर फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, आईएनजी, एस ईएस वाले आइडेंटिटी को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर रखना। ठीक है, चलो अब मैं आपके लिए कुछ रूल्स लेकर आया हूँ, ये रूल्स के अकॉर्डिंग समझेंगे, बहुत इजी वे से सारी की सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब कवर कर देंगे। कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग में नाउन में पढ़ा था, नाउन का नंबर,
नाउन एंड द जेंडर, है ना, ये रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़े थे। चलो यहाँ पर भी रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ा था। तो हम कॉमनली क्या करते हैं, कॉमनली हम किसी भी, देखो किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर डी या ईडी जोड़कर उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। एग्जांपल, इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, लाफ, लाफ, लाफ्ड। ठीक है, सो हम इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में क्या कर लेते हैं, हम नॉर्मली बदल देते हैं, क्या लगाकर, एंड में ईडी जोड़कर। अब देखो यहाँ पर अराइव ई तक ऑलरेडी है, तो यहाँ पर केवल डी जोड़ा गया है, यहाँ पर ईडी जोड़ा गया, डी जोड़ा गया, यहाँ पर ईडी दोनों जोड़े गए ना, यहाँ पर केवल डी है। ठीक है, लाफ एच तक है ना, तो यहाँ पर ईडी पूरा का पूरा ईडी जोड़ा गया है, यहाँ पर भी ईडी है ना। तो याद रखना, हम पहले वही कवर करेंगे, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहती है। ठीक है, चलो तो हमने क्या करना है, याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डी या ईडी जोड़कर वर्ब की सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म बना दो। अब कंडीशन रूल दो, जैसे हमने पढ़ चुके हैं इस चीज को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में अगर ई हो, अगर क्या हो, एंड में ई हो, तो हम वहां पर सिर्फ और सिर्फ डी जोड़ेंगे। अभी करा था इससे पहले, देखो यहाँ एंड में अराइव, एंड में ई था ना, इसलिए खाली डी जोड़ा गया। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ पर तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। एडवाइस क्या है, एंड में ई है, केवल डी जोड़ेंगे, एडवाइस, है ना। डाई ई हैंड में, तो केवल डी जोड़ेंगे, डाइड, डाइड। यूज ई हैंड में, यूज्ड, यूज, है ना। हमने क्या करा, हमने डी जोड़कर इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में बदल दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में वाई। अब देखो वाई का रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना, वाई का जो रूल होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में अगर क्या हो, वाई, और उस वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। कॉन्सोनेंट तो समझते हैं, अल्फाबेट दो टाइप के होते हैं, वोवल और कंसोनेंट। वोवल्स ए ई आई ओ यू 5 वोवल्स हैं, बाकी बचे इनके हमारे कंसोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो इसके अलावा बचे बी सी डी एफ जी एच वगैरह कंसोनेंट है। ठीक है, तो याद रखना, जब वाई आखिरी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर वाई, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ट्राई है, ट्राई के अंदर में क्या है, वाई, और इस वाई से पहले क्या आ रहा है, आर आ रहा है। आर क्या है, कंसोनेंट है। जब वाई से पहले कंसोनेंट आए, तो हमने क्या करना, हमने इस वाई को आई में बदलकर ईडी जोड़ देना। हमने उस वाई को किसमें बदलना, आई। देखो टी आर ऐसे है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट, तो वाई को किसमें बदला, आई, टी आर आई, और साथ में ईडी जोड़ दिया, और क्या बना दिया, की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ट्राइड, ट्राइड, है ना। ऐसे क्राइड, देखो वाई से पहले आ रहा है, क्या बन गया, क्राइड, क्राइड। ठीक है, मैरी, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, वाई किसमें बदल गया, आई में, और साथ में ईडी जुड़ गया, ऐसे वाई आई में ईडी जुड़ गया, मैरी, मैरिड, मैरिड, है ना। तो ये हमारे पास इसमें क्या है, ये हमारे पास इसमें कुछ रूल्स चलते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। और भाई ये जो इंग्लिश है, देखो अभी कोई भी एग्जाम दे लो, एसएससी का एग्जाम दे लो, जहां पर इंग्लिश आती है, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे लो, इंग्लिश पूछी जाती है। और जहां पर भी इंग्लिश आ रही है, वहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि वर्ब से कोई क्वेश्चन आएगी ना। वर्ब से क्वेश्चन क्या होता है, चाहे वो एरर डिटेक्शन की फॉर्म में डले, चाहे फिलिंग द ब्लैंक की फॉर्म में डले, कहीं ना कहीं वर्ब की उसमें क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से समझ लेना। वैसे बेसिक स्कूलों में पढ़ा होता है हमने, है ना। चलो आगे, अच्छा ऐसे ही, अच्छा अगर एक वर्ड आगे ड्राइव, ठीक है, ड्राइव, इसका आपने कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में बताना है इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या हो। चलो आगे, रूल नंबर 4, अगर हमारे पास, रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर हमारे पास किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में वाई, अभी भी वाई था, अब भी वाई है ना, वाई, जैसे एंजॉय वाई है, प्ले वाई है ना, एंड में वाई हो, और उस वाई के पहले क्या हो, वोवल आ रहा, इस वाई से पहले वोवल आ रहा। वाई से पहले क्या आया, ओ आया, वाई से पहले क्या आया, ए आया, वोवल आया। जब वाई के पहले वोवल आए, तो हमने क्या करना, हमने सिर्फ ईडी जोड़ देना है, ईडी जोड़ना। हमने वाई को आई में नहीं बदलना, वाई को आई में कॉन्सोनेंट की बारी में बदलना है, वोवल की बारी में नहीं बदलना। वोवल की बारी में खाली ईडी जोड़ देना, जैसे इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड, ईडी जोड़ दिया, क्योंकि वाई से पहले क्या है, वोवल, वाई से, क्योंकि वाई से पहले ए है, तो केवल ओ कर दिया हमने, ईडी जोड़ दिया, प्ले एंड प्लेड। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास क्या बन जाता है, ये
वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 की बात करें, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में जो कंसोनेंट है, लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब ध्यान से कॉन्सोनेंट, टी कॉन्सोनेंट है, पी कॉन्सोनेंट है, पी कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट है ना, और उस कॉन्सोनेंट के पहले कोई सिंगल वोवल आ रहा है, एक वोवल आ रहा है, ठीक है। पी से पहले ए आया वोवल है, पी से पहले ओ आया वोवल है, पी से पहले ओ आया वोवल, ये नहीं कि डबल वोवल आ रहा है, सिंगल वोवल हो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है, डबल कर देना, दोहरा कर देना। तो टी था, तो हमने इस टी को क्या करना है, हमने इस टी को डबल कर देना है, ठीक है, दोगुना कर देना। और वो की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में बदलते समय क्या कर देना, साथ में ईडी भी जोड़ देना है, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर क्या करना है, पैट पैटेड पैटेड, देखो पी ए टी था ना, पी ए टी, हमने क्या करा, हमने इस टी को डबल करना, क्योंकि टी क्या है, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वोवल है, ए वोवल है, तो हमने टी को डबल कर दिया और ईडी जोड़ दिया, पैटेड पैटेड, है ना। ड्रॉप ड्रॉप्ड ड्रॉप्ड, देखो पी था, पी को डबल कर दिया गया, पी को हमने डबल कर दिया है, ठीक है, ड्रॉप्ड ड्रॉप्ड और साथ में ईडी जोड़ दिया। ऐसे स्टॉप, पी था फिर भी, पी से पहले क्या है, ओ है, ओ वोवल है, तो पी को डबल कर दिया, है ना, डबल कर दिया इसको, तो साथ में ए भी जोड़ दिया, स्टॉप स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6 की बात करें, तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में डी रहता है, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके एंड में क्या आता है, डी, बैंड, स्पेंड, सेंड, है ना, जिसके एंड में क्या आता है, डी आता है, और उस डी को हम, उस डी को बदलकर वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो याद रखना, डी किस में बदला जाएगा, डी टी में बदला जाता है, ठीक है। बेंड, बेंट, बेंट, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, ऐसे सेंड है, सेंट, सेंट, है ना। क्लियर है भाई, हम इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं जब डी आता है। चलो टी में बदलकर, है ना। नेक्स्ट, कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसके एंड में डी या टी आता है, जिसके एंड में क्या आता है भाई, डी बनने को डी या टी का यूज होता है ना, एंड में डी या टी रहता है। हम उसके पहले क्या आ रहे हैं, डबल वोवल, है ना, डबल वोवल। अब देखो डबल सेम, ध्यान से समझना, डबल वोवल, डी एंड में डी से पहले दो ई है, डबल वोवल, ठीक है, डबल वो भी सेम है, ठीक है। तो हम उसमें, है ना, हम उनमें बदलने से हम क्या करेंगे, हम उनमें से एक वोवल रखेंगे, बस इतना याद रखना, डबल वोवल है ना, दो वोवल है, हमने क्या करना है, हमने उसमें से एक घटा देना, सिर्फ एक वोवल रख लेना है, हमने उसमें से एक वोवल रख लेना है, ठीक है। ब्लीड, शायद ये विजिबल नहीं होगा, जहां पर ये वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है ना, थोड़ा इसमें इशू आ रहा है, रुको। ब्लीड, देखो क्या बन गया, ब्लड, ब्लड, क्या था, डी से पहले क्या है, डबल वोवल है ना, तो हमने एक वोवल हटा देना, बस एक हटा देना, ब्लड, ब्लड, है ना। फीड, एक हटा दो, फेड, फेड, है ना। शूट, देखो एंड में टी है, डी या टी होता है ज्यादा, तो और उससे पहले क्या है, डबल वोवल है, एक हटा दो, क्या बन गया, शॉर्ट, शॉर्ट। क्लियर है सभी को, ठीक है। अच्छा मैं वर्ड दे रहा हूं, इसको चेंज करें, इस वर्ड को चेंज करें, लीड, तो लीड का क्या बनता है, लीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेड एंड लेड, ठीक है, लीड, लेड, लेड। अब ध्यान से समझना इस चीज को, मेरे पास एंड में क्या है, डी, उससे पहले क्या है, डबल वोवल, बट क्या ये सेम नहीं है, दो वोवल तो है पर सेम नहीं है, कंडीशन दोनों में सेम अप्लाई होती है, चाहे सेम हो चाहे ना हो, कंडीशन एक अप्लाई होती है। जब दो वोवल होंगे नीचे, हम क्या करते हैं, हम एक करते हैं, यहाँ से भी एक उड़ेगा, बट उड़ेगा कौन सा, ई उड़ेगा या ए उड़ेगा, ये कौन डिसाइड करता है, बता दू, जो डी या टी के साथ होता है, सेकंड वाला वोवल उड़ जाता है, याद रखना हमेशा सेकंड वाला, यहाँ ब्लीड का ना सेकंड वाला उड़ा है, फीड में से सेकंड वाला ई उड़ा है, शूट में से सेकंड वाला उड़ा है, तो इसीलिए लीड, लेड, लेड, ए उड़ गया, ठीक है। अच्छा एक और वर्ड है, रीड, आर ई ए डी, रीड, रीड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या हो, अब देखो डी है, डी से पहले दो वोवल भी हमने क्या करना है, हमने उठा दिया, ठीक है, तो क्या बन गया, रेड, रेड, ऐसे लिखा जाता है, पर हम ऐसे तो नहीं लिखते, है ना, ऐसे तो नहीं लिखते हम इसको क्या लिखते हैं,
रीड देखो, रीड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, हम इसको क्या पढ़ते हैं, लिखते हैं रीड ही है इसको, और हम इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, रेड, है ना, रीड, रेड, रेड। अब ध्यान से समझो क्यों, रीजन क्या है। अच्छा, ये इसको पढ़ो, ये जो आर ई डी है इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं रेड, आर ई डी, रेड, रेड होता है ना। अच्छा, यहां से ए हटा दो, क्या बचा, आर ई डी, तो हम इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, सेकंड को, थर्ड को, रेड। और हम लिखते रीड क्यों है, अब इसके पीछे का रीजन बता रहा हूं। देखो रेड जो होता है वो क्या है, वो एक कलर का नाम है। अगर मैं कहीं पर भी आर ई डी लिख दूं, है ना, आर ई डी लिख दूं, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, वो तो लाल रंग है ना, वो तो लाल की बात हो गई। और मैंने बात किसकी करनी है, तो रीड, पढ़ने की बात करनी है ना। तो अब यहाँ पर एक दिक्कत को दूर करने के लिए क्या करा, हम उसको लिखते नहीं, हमने वहां पर ए लगाना शुरू कर दिया, ये इसी की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, हमको पता लग जाए, है ना। रीड की ही सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ये जो लिखी गई है तो सेम होगी ना, पहचान में आ जाएगी। बट इसमें हम जब बोलेंगे ना, हम ये ए का यूज नहीं करेंगे, ये ए को हम नहीं बोलेंगे, हम क्या बनेंगे इसको, रेड, रेड। पढ़ेंगे हम क्या, पढ़ेंगे इसको रेड, परंतु लिखेंगे क्या, लिखेंगे रीड इसको, है ना, इसके पीछे का ये है, ठीक है। चलो, अच्छा, अब हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब्स भी होती हैं जो चेंज होती ही नहीं है, ठीक है। एग्जांपल्स जैसे हिट, 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 जो तीनों में सेम रहती है, कट, 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 ऐसे पुट, 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 है ना, ये चेंज होती है। ऐसे वर्ड आ गया कोस्ट, 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 ठीक है। वेट आ गया, वेट, 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 ये सेम ही रहती, चेंज ही नहीं होती, है ना। तो कुछ ऐसी भी होती है जैसे शर्ट हो गया, हर्ट हो गया, जो चेंज नहीं होती। चलो, हमारी फॉर्म जो वर्ब भी कंप्लीट है, मैं फटाफट कवर करवा रहा हूँ सारा, ठीक है। और अगर किसी को डिटेल में चाहिए तो हमारे जो बैचेज है, हमारा ऐप है स्कॉलर्स अड्डा के नाम से, वहां पर हमारे बैचेज चले हुए हैं, जहां पर आपका हर सेक्शन कवर करवाया जा रहा है ना। तो आप वहां पर जुड़कर हमारे साथ वहां पर भी स्टडी कर सकते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस का बैच जो है वो लॉन्च हुआ था, कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो है वो होपफुली दिसंबर में आ रहा है, ठीक है। दिसंबर के एंड तक वो कवर हो जाएगा, दिसंबर के एंड में आ रहा है या जनवरी की स्टार्टिंग मान लो, बस इससे आगे नीचे नहीं जाएगा, दिसंबर का एंड या जनवरी की स्टार्टिंग यहाँ पर एग्जाम आ रहा है। और उसकी जो तैयारी है वो चली हुई है प्रॉपर, तो आप वहां पर बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट वगैरह और प्रैक्टिस सेट्स वगैरह भी दिए जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स की, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स, तो वर्ब की बात करें तो वर्ब की क्लासिफिकेशन, हम वर्ब को कितनी क्लासेस में बांट सकते हैं, हम वर्ब को कितनी, हम वर्ब को दो क्लासेस में बांट सकते हैं। उससे पहले काइंड्स पढ़ी थी, ये क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, तो उसके बीच में फॉर्म्स भी पढ़ी थी, है ना। अच्छा, काइंड्स ऑफ वर्ब दो थे, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब 5 थे, जिसमें 3 मेन पढ़े थे। अब मैं क्लासिकल वर्ब पढ़ा रहा हूँ, तो वर्ब के कितने क्लासेस है, दो, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड लेक्सिकल वर्ब्स। याद रखना, वर्ब की कितनी क्लासेस है, दो क्लासेस है, ऑक्सिलरी वर्ब एंड लेक्सिकल वर्ब, ठीक है। सो ऑक्सिलरी वर्ब और लेक्सिकल वर्ब्स होती क्या है, ठीक है, पता है किसी को, तो कमेंट में लिखे जरूर। लेक्सिकल वर्ब के बारे में बताता हूँ पहले, ना ऑक्सिलरी को छोड़ के पहले लेक्सिकल को समझते हैं, ठीक है। लेक्सिकल वर्ब्स कौन सी होती है, याद रखना, ये होती है मेन वर्ब्स, ठीक है। और ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती है, ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग। अच्छा, एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर जगह नहीं होता, राम इज ईटिंग एन एप्पल, राम इज ईटिंग एन एप्पल, ठीक है। सो राम क्या है भाई हमारा, राम क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, काम को करने वाला है राम, है ना, ठीक है। इज ईटिंग क्या है, वर्ब है, जो काम किया जा रहा है वर्ब है। एन एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और राम के खाने से प्रभाव उस एप्पल को पड़ा, तो एप्पल क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, अब मैं खाली वर्ब की बात करूं,
तो वर्ब में मैंने दो वर्ड मार्क किए, एक इज और एक ईटिंग, इज और एक ईटिंग। तो याद रखना इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ईटिंग क्या है, हमारी मेन वर्ब है। ईटिंग क्या है, हमारी मेन। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, जो हेल्प करे, जो सहायता करती है, किस चीज में मदद करती है, जो हमको मदद करेगी एक सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देने में, जो वर्ब के साथ जुड़कर सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देगी, वो क्या होगी, वो हमारी वर्ब होगी। ठीक है, वो हमारी क्या होगी भाई, हेल्पिंग वर्ब होगी। मेन वर्ब जो मेन काम किया, अब यहाँ पर मेन काम क्या कर रहा है ना, खाने का ना, ईटिंग का, जो मेन वर्ब होती है, जिसके जिसके हम फॉर्म्स बदल सकते हैं, याद रखना, जिसकी फॉर्म्स बदल जाए वो मेन। ठीक है, अब कहीं कहीं पर क्या होता है, मान लो मैंने कह दिया ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, सो ही क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है वर्ब, और डॉक्टर क्या है, यहाँ मेन वर्ब कहां गई भाई, इज तो हेल्पिंग वर्ब है। तो याद रखना, जो हेल्पिंग वर्ब है इसका नाम हेल्पिंग वर्ब क्यों रखा गया, हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं, जो सेंटेंस के अंदर मिलती है, था, थे, थी, तो ये सहायक क्रिया ना, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्प करती है। याद रखना किसकी हेल्प करेगी, मेन वर्ब। कहीं पर मेन वर्ब नहीं है, मान लो मेन वर्ब को भी में जाना पड़ गया, मेन वर्ब है ही नहीं, तो हम उसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब लगाकर उसको मेन वर्ब भी बना देंगे। तो यहाँ पर याद रखना, तो यहाँ पर इज हमारी मेन वर्ब का रोल भी प्ले कर रही है, ये हमारी मेन वर्ब का रोल भी प्ले कर रही है ना, ये हेल्पिंग वर्ब तो है, इज हेल्पिंग वर्ब होती है, बट ये मेन वर्ब का रोल प्ले करती है। अगर मेन वर्ब कहीं लगी है तो ये उसके साथ लग जाएगी, उसके साथ लगकर उसका मीनिंग कंप्लीट कर देगी। अगर कहीं पर मेन वर्ब नहीं है तो ये उसकी जगह पर लगकर भी मीनिंग कंप्लीट कर देती है, तो हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, अच्छा अब समझ में आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं और लेक्सिकल वर्ब्स को मेन। तो लेक्सिकल वर्ब्स वही मेन वर्ब्स हैं जिसके हम फॉर्म्स बदलते हैं, हमने पढ़ी है ना फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो याद रखना जिसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म बदली जा सकती है, वही हमारे पास लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं। तो मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा लेक्सिकल वर्ब्स, ये आप पढ़ चुके हो। लेक्सिकल वर्ब्स के अंदर ही ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आती है ना, इसी के अंदर ही ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आती है। ठीक है, इसी के अंदर ही फॉर्म्स ऑफ वर्ब आती है, जो हमने पहले पढ़ दिया वो सारा लेक्सिकल वर्ब्स है। ठीक है, अब बात करते हैं, सेकंड हमारा पोर्शन है ऑक्सिलरी वर्ब्स। हमारा जो सेकंड पोर्शन है वो है ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो अब हम यहाँ पर स्टडी करें। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब आपको पता होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, शैल, शुड, बी, माइट, टू, कुड, मस्ट, विल, वुड, ये सब क्या है हमारे पास, सब की सब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होती है। ठीक है, अब इन्हीं को सब पार्ट्स में डिवाइड करना। ऑक्सिलरी वर्ब आगे कितनी टाइप की होगी, तीन टाइप की, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी, है ना। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब तीन टाइप की है। पहली बात करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इतना याद रख लेना, इसमें क्या आएगा, टू डू, टू हैव, या हम कह सकते हैं टू बी, टू डू, टू हैव, टू बी, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। अभी मैं आगे इनको डिफाइन करूंगा। ठीक है, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब जिसके अलावा जितनी भी है ना, कैन, कुड, शैल, शुड, बी, माइट, टू, है ना, ये सारी जो होती है, कैन हो गया, कुड हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, ये सब हमारे पास मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब याद रखना तीन आती है, यूज्ड टू, नीड और डेयर, यूज्ड टू, नीड और डेयर। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, चलो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, वर्ब की कितनी क्लासेस है, दो, लेक्सिकल वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। लेक्सिकल वर्ब आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ रहे। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब आके कितने टाइप है, आके तीन टाइप से डिवाइडेड है। फर्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। मोडाल्स का चैप्टर अलग है, मोडाल्स पढ़ते हैं ना, कैन का यूज कहाँ होगा, कुड का यूज कहाँ होगा, ये चैप्टर अलग है, अलग से कवर कराऊंगा। ठीक है, तो लेक्सिकल वर्ब्स, देखो लेक्सिकल वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिसमें हम सेंटेंस को मेन वर्ब्स की बात कर सकते हैं, इसमें हम इसको सेंटेंस में मेन वर्ब्स के रूप में यूज होते हैं। ठीक है,
आई राइट अ लेटर, आई राइट, राइट लिखना, याद रखना लेक्सिकल वर्ब है, ठीक है। ही रोट अ लेटर, रोट लेक्सिकल वर्ब है। ही हैज नॉट रिटन अ लेटर, रिटन लेक्सिकल जो मेन काम है, ठीक है। अब इसमें देखो है तो सारी वर्ब्स, अब यहां पर क्या लग गया, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म और रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जिसको फॉर्म जो में बदल सकते हैं वो लेक्सिकल वर्ब्स है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी वर्ब्स है, ऑक्सिलरी वर्ब्स वे वर्ब हैं, देखो जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होकर, अन्य वर्ब्स के साथ जुड़कर उनको क्या करेंगी, सेंटेंस को क्वेश्चन की फॉर्म देंगी, सेंटेंस को नेगेटिव करेंगी या उसकी टेंस बनाने में मदद करेंगी, ठीक है। और इसके साथ साथ उसको संभावना का रूप देती है, है ना, इट कैन हैपन, ऐसा हो सकता है, तो कैन में क्या करा, संभावना भी, पॉसिबिलिटी है ना, विलिंगनेस, ठीक है। इच्छा, इच्छा को एक्सप्रेस करने में मदद करती है, तो याद रखना ऐसी वर्ड जो मेन वर्ड के साथ जुड़कर या किसी और वर्ड के साथ जुड़कर सेंटेंस में क्वेश्चनिंग की फॉर्म देंगी, उसको नेगेटिव करेंगी, उसको टेंस बनाने में, उसको पॉसिबिलिटीज व्यक्त करने में या विलिंगनेस, इच्छा को व्यक्त करने में मदद करेंगी, वही हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ठीक है। अभी मैंने बोला था तीन टाइप्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मोडाल एंड मार्जिनल, है ना। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी जो सबसे बेसिक होती है, याद रखना, ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद हमारा वॉइस टॉपिक चल रहा है, नरेशन चलना है, तो वहां पर दिक्कत आती है इस चीज के ना, तो उस चीज को क्लियर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वहां पर दिक्कत ना आए, ये वहां पर काम होनी है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारा का सारा वॉइस में काम होना है, वॉइस में नरेशन में होता है, तो इसको समझ गया, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की बात करूं, मैंने तीन चीजें बोल दी थी, टू बी, टू डू और टू हैव, तीन चीजें बोली थी। तो टू बी का मतलब क्या होता है, टू बी होना, है ना, याद रखना, इज एम आर वॉज वर्ब, इज एम आर वॉज वर्ब पांचों की पांचों प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इसके अलावा तीन एडिशन होते हैं हमारे, ये एडिशन है, बी, बीन और बीइंग, ये तीनों भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है, तीनों भी क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो कितनी हो गई, तीन दो पांच और तीन आठ, ठीक है, टू बी वाली आठ हो गई, याद रखने का मेथड ही खत्म हुआ, ठीक है, आठ हो गई। टू डू, देखो डू से क्या क्या मिलता है, डू करना, डू डज और डिड, तीन इसके वाली हो गई, ठीक है। और टू हैव, हैज, हैव, हैड, बस तो तीन होती है, हैविंग वगैरह भी सी इंक्लूड कर लो, हैव्स है ना, तीन सी इंक्लूड कर लो, तो ये हमारे पास क्या हो गया, चार ऐसी हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है सारी, आठ, तीन और चार, ये आठ चार 12 और तीन 15, तो याद रखना 15 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है। इज एम आर तीनों एक कैटेगरी की हैं, इज एम और आर तीनों एक कैटेगरी की होती हैं। अब समझो कैसे, मैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को यहीं पर डिफाइन कर दूंगा, मोडाल को ज्यादा नहीं कर दूंगा, वो आगे हमारा चैप्टर है, ठीक है। इज एम आर, इज क्या है, इज हमारे पास, देखो इज, याद रखना जो प्रेजेंट को डिनोट कर रही है, ये तीनों की तीनों प्रेजेंट को डिनोट करती है, ठीक है। तो कहीं प्रेजेंट की बात हो तो वहां पर इज यूज होगा, एम यूज होगा या आर, याद रखना एम का यूज तो हम खाली आई के साथ करते हैं, एम तो आई के साथ लगता है, तो इसके अलावा क्या बचा, इज और आर। इज का यूज कहां यूज होता है, इज अगर सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, एक वचन में है, तो वहां पर इज लगेंगे, है ना। मैंने बोला था ही इज या राम इज ईटिंग एन एप्पल, राम वो सिंगुलर था इसलिए इज आता, है ना। अगर वहां पर बॉयज होता, बॉयज ज्यादा थे, तो मैं क्या लगाता, बॉयज इज, बॉयज आर, है ना। तो यहां पर क्या आएगा, अगर प्लूरल होगा तो वहां पर आर, याद रखना प्रेजेंट की बात है ना, और उसमें सिंगुलर चाहिए तो इज, प्लूरल चाहिए तो आर, ठीक है। और प्रेजेंट में आई है तो उसके साथ एम होगा। लो इसी को अगर मैं पास्ट में ले गया, इसी को अगर मैं पास्ट में ले गया तो वहां पर क्या हो जाता है, इन्हीं की जगह पर हम वॉज या वर लगा, अगर पास्ट होगा वॉज या वर, सेम चीज, वॉज इज से बना है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, क्लियर रहेगा। पास्ट में सिंगुलर चीज है ना, ही है तो वॉज, दे है तो वर, ठीक है। चलो अब ये भी होगा, बी, बीन और बीइंग, याद रखना है तीनों को हम एडिशन में कवर करेंगे, अलग कैटेगरी, इनकी कैटेगरीज होती हैं,
इज एम आर वॉज वर एक कैटेगरी की, और ये अपनी इंटर की कैटेगरी बना लेते हैं, इज एम आर अलग कैटेगरी बना लेता है, वॉज वर अलग कैटेगरी बना लेता है, ठीक है। अच्छा बी, बीन और बी याद रहेगा, देखो टू बी, टू बी, बी से याद रखना, बी, बीन और बी, तीनों में बी लगता है ना शुरू में, बी बी, तो ये एक ही में आ जाएंगे तीनों, ठीक है। बाकी इज एम आर वॉज वर तो प्राइमरी है, ये बेसिक होती है, ठीक है। इसके अलावा टू डू, डू, डज और डिड, ठीक है। डू और डज प्रेजेंट को डिनोट करेंगे, डिड हमारा पास्ट को आ गया, ठीक है। इसके अलावा देखो एक बात मैंने इज एम आर वॉज वर क्लियर कर दिया, बी, बीन और बी ये हमारे एडिशंस है, अभी बताऊंगा कैसे लगते हैं, इनके बारे में क्लियर करूंगा। डू, डज और डिड, ठीक है। डू और डज प्रेजेंट, डिड पास्ट। हैज, हैड, हैज और हैड प्रेजेंट, हैड हो गया हमारा पास्ट, है ना, हैड भी प्रेजेंट होता है, आईएनजी वाले तो प्रेजेंट ही होते हैं, ठीक है। तो तीन याद रखना, हैज है हेड में, हैज और हैड प्रेजेंट है, हेड क्या है हमारा पास्ट, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो है, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो है। तो अब चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, हमने कहा क्या लगाना है, ठीक है। अब मैंने बोला एडिशन है, याद रखना जो बी होता है, बी एडिशन होता है मोडाल का, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इन सभी का एडिशन क्या, इन सभी के साथ बी लगता है ना। दिस वर्क कैन बी डन, तो कैन के साथ बी लगता है, इसका एडिशन होता है, ठीक है। दिस वर्क इज बीइंग डन, इज के साथ क्या लगता है, बीइंग लगता है, ठीक है। तो याद रखना जितनी भी ये इज एम आर वॉज वर है सारे एक कैटेगरी के हैं, इज एम आर वॉज वर, इन सभी के साथ बीइंग लगता है, ठीक है। अगली चीज क्या बचा, बी हो गया, बीइंग, बीइंग बचा है ना, बीइंग भी हो गया, बीइंग बचा है ना। दिस वर्क हैव बीन डन, तो याद रखना हैव के साथ बीन लगता है, हैव के साथ क्या लगता है, बी, तो ये हैज एंड हैड है ना, हैज, हैव और हैड इनके साथ बीन लगता है। बी लगेगा कैन, कुड वगैरह के साथ, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट वगैरह इन सभी के साथ, ठीक है। इनके साथ क्या लगता है हमारे पास, बी लगता है, बी लगेगा हैज एंड हैड के साथ, बी लगेगा इज एम आर वॉज वर के साथ, क्लियर है। अगले आता है मोडाल, मोडाल मैंने बोला ही है, इसमें याद रखना क्या आएगा, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, है ना, ये सब इसमें ये हमारी मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ठीक है। इनको हमने अलग चैप्टर में पढ़ना, तो इतना क्लियर नहीं करूंगा, इसमें भी ऐसे होता है, कैन प्रेजेंट, कुड पास्ट, मे प्रेजेंट, माइट पास्ट, है ना, इस सब से होता है। अच्छा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, याद रखना मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स तीन ही है हमारे पास, यूज्ड टू, नीड और डेयर, यूज्ड टू, नीड और डेयर तीनों मार्जिनल है, याद रहेंगे। प्राइमरी में क्या आ गया, इज एम आर वॉज वर, बी, बीन और बीन, हैज और हैड, और टू, डू, डज, डिड, ठीक है याद। इसके अलावा मोडाल में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट। अच्छा अगर टू आ गया, टू भी मोडाल में कोड कर लेना, ठीक है। टू भी यही आया था, टू ऊपर मत करना कि मैंने टू बी के साथ लगाया तो यहाँ टू आएगा, नहीं यहाँ टू का कोई काम नहीं है यहाँ पर भी, ठीक है। तो टू इसमें नहीं आएंगे, टू आएगा मोडाल में। अच्छा मार्जिनल में यूज्ड टू, नीड या डेयर तीनों मार्जिनल है, अब याद रहेगा। चलो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, he is writing a letter, he is writing a letter, देखो he is writing, verb helping verb, हम इसको मेन वर्ब कह सकते हैं, लेक्सिकल वर्ब, राइटिंग लेक्सिकल वर्ब है, इज क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है ना। कैसी ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इट माइट रेन टुडे, माइट, माइट क्या है, माइट हमारे पास मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है ना, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये पहचान करनी है चाहिए। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वीडियो रोककर एक बार देखो उसमें ट्राई करके, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, यहाँ पर देखो रेन क्या था, मेन वर्ब था ना लेक्सिकल, कैन लिफ्ट, कैन क्या है, लिफ्ट मेन वर्ब है ना, कैन हेल्पिंग वर्ब है, और लिफ्ट क्या है मेन वर्ब, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स है ना, ये वो बॉक्स को उठा सकते, ही कैन लिफ्ट, सो कैन क्या हमारे पास हेल्पिंग, और कौन सी हेल्पिंग मतलब ऑक्सिलरी वर्ब है, कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब है ये, कैन मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। अच्छा अगला, शी यूज्ड टू प्ले टेनिस एवरी वीकेंड, शी यूज्ड टू प्ले, प्ले मतलब खेलना, मेन वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है ना, प्ले खेलना, यूज्ड टू
ये इसके साथ लगाया ना, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोले। कौन सी है? ये है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या होगी? हमारी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर है आप सभी को? तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं भाई। और मैंने अभी आपको बोला है, हमारी जो ऐप है 10 स्कॉलर्स अड्डा, ये आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। और अगर आपको iOS वर्जन है तो आप इसको माई इंस्टीट्यूट के नेम से आपको मिल जाएगा ऐप हमारा माई इंस्टीट्यूट। आप इसमें लॉगिन करोगे तो वहां पर ORG कोड मांगेगा, जिसमें आपको फिल करना है CIJARN, CIJARN। ये फिल करने के बाद आप हमारे ऐप में लॉगिन कर सकते हो, iOS एप्पल वालों के लिए। बाकी प्ले स्टोर पर हमारा डायरेक्टली 10 स्कॉलर्स अड्डा ऐप के नाम से लॉन्च हो गया है। वहां पर आप जाकर जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, हमारे जितने भी कोर्सेज हैं दिल्ली पुलिस के। और स्टेट की बात करूं तो हिमाचल पटवारी का है, HP पटवारी का बैच भी चला हुआ है, फॉरेस्ट गार्ड का HP में फॉरेस्ट गार्ड का बैच भी चला हुआ है, ठीक है। और बाकी जो JBT कमीशन है, TGT कमीशन है, और इसके साथ हमारा UGC नेट इकोनॉमिक्स में, UGC नेट इकोनॉमिक्स में, ठीक है, ये भी चला हुआ है। और भी हमारे काफी बैचेज हैं जो इसमें चले हुए हैं, जैसे टेट का हो गया, है ना। काफी बैचेज है जो चले हुए हैं। और स्पेशली अगर मैं दिल्ली पुलिस की बात करूं तो उसकी भर्ती जल्दी ही आ रही है, तो आप उस बैच को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारा स्टडी मटीरियल और वीडियोस मिल जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।